नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दौसा पहुंचे सचिन पायलट, बोले किसान, युवा और जनता कांग्रेस के साथ। श्री करणपुर का उपचुनाव इसका प्रमाण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव में भले ही कांग्रेस की हार हुई हो, लेकिन उसके बाद पहले ही उपचुनाव में बीजेपी को धूल चटा दी है कांग्रेस ने। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावना, विधायक अयोग्यता मामले में होगा निर्णय। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि इंडी गठबंधन से डरे हुए हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री डी राजा ने कहा 1947 नहीं बल्कि 2047 की बात कर रहे हैं पीएम मोदी। खबर में आगे जिक्र होगा कि कारणपुर चुनाव हारे मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह, टीटी ने दे दिया है इस्तीफा, राजस्थान से बड़ी खबर। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस में ज्यादा सीटें जीतने की क्षमता, इंडिया में सीट शेयरिंग से पहले शरद पवार ने किया बड़ा दावा। दोस्तों, इसी प्रकार की सारी जरूरी और बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बनेगी इंडिया की सरकार, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दौसा पहुंचे सचिन पायलट, बोले किसान, युवा और जनता कांग्रेस के साथ। श्री करणपुर का उपचुनाव इसका प्रमाण। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट दौसा पहुंचे। कलेक्ट्रेट चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली से जयपुर जाते समय पायलट कुछ देर यहां ठहरे थे और इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि देश का किसान, युवा और जनता कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत इस बात का प्रमाण है। चुनाव के प्रचार के दौरान ही लग रहा था कि जनता कांग्रेस के साथ है, सरकार को सावधान करने का मन बना चुकी है। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनने के बाद क्या किया ये सब जानते हैं। भाजपा सरकार ने नौकरी खत्म की, योजनाओं के नाम बदले, पहले सरकार बनाने में समय लगा, मंत्रिमंडल तय करने में समय लगा और विभागों का बंटवारा करने में समय लगा। जिस उम्मीद से जनता ने वोट दिया, सरकार उसे पूरा करने में कामयाब नहीं हुई। अब उपचुनाव का परिणाम बताता है कि अब भी जनता कांग्रेस के साथ है। सचिन पायलट का स्वागत करने वालों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और इसी के साथ कई सारे नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावना, विधायक अयोग्यता मामले में होने वाला है निर्णय। जी दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना 16 विधायक अयोग्यता मामले का निर्णय बुधवार को शाम 4 बजे सुनाने वाले हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री सहित 16 विधायक आयोग घोषित कर दिए गए, फिर भी एकनाथ शिंदे विधान परिषद के सदस्य बनकर मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। एकनाथ शिंदे जून 2022 में तख्ता पलट करके भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिवसेना समूह के नेता उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को आयोग घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की थी। इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निर्णय 10 जनवरी तक देने का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को दिया था और इसी वजह से अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और 10 जनवरी को शाम 4 बजे निर्णय सुनाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, क्या फैसला होने वाला है? क्या वाकई में बड़ा सियासी भूचाल महाराष्ट्र में आने वाला है? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं पीएम और गृह मंत्री डी राजा ने कहा 1947 नहीं बल्कि 2047 की बात कर रहे हैं पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने सोमवार को सीएम आवास पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। वहीं मंगलवार को सीपीआई प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डी राजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह डरे हुए हैं। हम लोगों का उद्देश्य है देश बचाना। पिछली बैठक में यह तय हुआ था कि सीट शेयरिंग जल्द हो और अभी शुरू हुआ है, बिहार में शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सीपीआई नेता डी राजा ने बीजेपी सहित पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी वाले बयान पर कहा कि वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो तानाशाह हैं, वो व्यवहार ऐसा कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। 1947 ने इनका कोई रोल नहीं था और यही वजह है कि वो 2047 की बात कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर सीपीआई नेता ने कहा कि जल्द ही ये होना चाहिए। हम लोग चेता रहे हैं कि जल्द करें। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल पर डी राजा ने कहा कि वो काफी अनुभवी नेता हैं, काफी जानकार है, गठबंधन के प्रमुख और टॉप नेता हैं। उन्हें मालूम है क्या भूमिका अदा करनी होगी। उन्हें पता है कि मोदी को हराने और देश को बचाने में क्या भूमिका होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। करणपुर चुनाव हारे मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह, टीटी ने दे दिया इस्तीफा। जी हां
दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के आईजीएनपी और कृष्ण विपणन राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने श्री करणपुर विधानसभा चुनाव में हार के बाद सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस में ज्यादा सीटें जीतने की क्षमता, इंडिया में सीट शेयरिंग से पहले शरद पवार का दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ज्यादा सीटें जीतने की क्षमता है, लोकसभा में उसके पास ज्यादा सीटें हैं। पवार का यह बयान ऐसे समय आया है जब गठबंधन के नेता सीट समझौते पर मंथन कर रहे हैं। दोस्तों, शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि फिलहाल लोकसभा में कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी में ज्यादा लोकसभा सीट जीतने की क्षमता है। महाराष्ट्र में 5 से 6 लोकसभा की सीट ऐसी हैं जिस पर चर्चा करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के इस दिग्गज नेता ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर फॉर्मूला साफ है, जहां जहां जो जीता है वहां वहां उनके उम्मीदवार लड़ेंगे और उनके बाद जहां जहां उम्मीदवार हारे हैं लेकिन जिसका वोट परसेंटेज ज्यादा होगा वो उम्मीदवार उस सीट का दावेदार होगा। बता दें कि आगामी आम चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए महाराष्ट्र के गठबंधन महाविकास अघाड़ी की 14 और 15 जनवरी को दिल्ली में बैठक होने वाली है। एमवीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे की बातचीत नेताओं के अलग अलग बयानों के कारण परेशानी में पड़ गई है, जिसमें सेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने 23 सीटों पर दावा किया है। एनसीपी नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने पहले हफ्ते कहा था कि पार्टियों के बीच बातचीत तय हो गई है और आधिकारिक घोषणा अगले 8 से 10 दिनों में होगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंद होगी लाडली बहना योजना, उमंग सिंघार ने मामा शिवराज से कहा बहनों के लिए कुछ तो करिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवराज कार्यकाल में शुरू हुई बीजेपी की बेहद सफल साबित हुई लाडली बहना योजना बंद होने जा रही है। क्या प्रदेश सरकार के पास योजना के लिए राशि नहीं है? इस तरह के सवाल काफी समय से उठाए जा रहे हैं और एक बार फिर कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि योजना बंद करने का आदेश सही निकल रहा है और सरकार के लिए राशि का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लाडली बहना योजना बंद करने का अंदेशा सही निकल रहा है। सरकार के लिए योजना में पैसे देने का संकट सामने खड़ा है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जनवरी की 8वीं किस्त के लिए 1596 करोड़ रुपए का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाया। 10 जनवरी को तो लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि जैसे तैसे आ जाएगी, लेकिन फरवरी की किस्त को लेकर विभाग बेहद परेशान और असमंजस में है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने वित्त विभाग से फरवरी की किस्त जारी करने के लिए बजट मांगा है, जबकि वित्त विभाग ने 38 से अधिक योजनाओं में बिना अनुमति वित्तीय आहरण पर पहले से ही रोक लगा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान नेताओं ने कसी कमर, लोकसभा चुनाव से पहले बड़े आंदोलन के आसार, अभिमन्यु कोहाड ने बताई इसकी वजह। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले किसानों ने एक बार फिर से भाजपा सरकार के खिलाफ कमर कस ली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी महीने के अंत में या फिर मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है, लेकिन उससे पहले फरवरी महीने के बीच में किसान एक बार फिर सरकार के सामने मुसीबत खड़ी करने का दावा कर रहे हैं। उसके लिए किसान संगठनों में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सोनीपत में किसान नेता के दावे से एक बार फिर से किसान आंदोलन की सुगबगाहट शुरू हो चुकी है। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और रामलीला मैदान में एकजुट किसानों को होना था ताकि कृषि कानून रद्द हो सके, लेकिन हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली की सीमा पर ही रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने वहीं जमावड़ा लगा दिया। उसके बाद सबने देखा कि करीब 13 महीने तक किसान सरकार के सामने अड़े रहे और इसको किसान आंदोलन का नाम दिया गया। सरकार ने कुछ मांगों पर सहमति जताते हुए इस किसान आंदोलन को खत्म करवाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पैसे लेकर भी एसएचओ नहीं बनाने पर इंस्पेक्टर ने किया हंगामा, आम आदमी पार्टी विधायक ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। जी दोस्तों, विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि दिल्ली में एसएचओ की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है और इसके जरिए इंस्पेक्टर का रिव्यू किया जाता है, लेकिन खबर के अनुसार ये सब दिखावे की चीज है, असली मुद्दा तो पैसा है। जिस इंस्पेक्टर का पैसा आ गया तो उसे एसएचओ की मलाईदार पोस्ट दी जाती है। जी दोस्तों, दिल्ली पुलिस में थाने का एसएचओ बनने के लिए करोड़ों
करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने के मामले की आम आदमी पार्टी ने ईडी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पार्टी की मांग है कि ये सच दिल्ली की जनता के सामने आना चाहिए कि रिश्वत का पैसा किन किन लोगों तक पहुंचता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने मीडिया में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बीते 30 दिसंबर को 12 इंस्पेक्टरों ने पंडाला रोड स्थित विशेष आयुक्त के घर के बाहर हंगामा किया था। उनका आरोप था कि पैसे लेने के बाद भी उनको एसएचओ नहीं बनाया गया। सोमनाथ भारती ने कहा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एलजी और भाजपा के नाक के नीचे हुआ है, इसलिए उन्हें यह बताना चाहिए कि इसकी जांच ईडी और सीबीआई से कब होगी। भाजपा किसे बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए जिस ईडी का दुरुपयोग कर रही है, अब उसका सदुपयोग करे और रिश्वत लेकर एसएचओ बनाने के मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पैसे लेकर एसएचओ की पोस्ट बांटने का आरोप लग रहा है और यहां पर हंगामा भी शुरू है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और जमीन का जिम्मा केंद्र सरकार को सौंपा गया है और इसके अलावा बाकी सारे विभाग दिल्ली सरकार को दिए गए थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब तक जिंदा हूं धर्मों में बंटवारा नहीं होने दूंगी, आपने मेरा आंदोलन देखा है, बरसी ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राम मंदिर विवाद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल मुझसे राम मंदिर को लेकर पूछा गया, मैं उत्सव पर विश्वास रखती हूं जो सभी को साथ लेकर चले, सबके बारे में बात। उन्होंने कहा कि धर्म और आस्था का मसला बेहद निजी है, ये सामूहिकता पर विश्वास रखते हैं, जब तक जीवित रहूंगी मजहबी बंटवारा नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना सही नहीं है। मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने नहीं दूंगी। आपको जो करना है वो करिए, आप चुनाव से पहले जो कर रहे हैं करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर चुनाव से पहले ये कार्यक्रम किया जा रहा है भाजपा द्वारा, और जो आपको करना है करिए, मैं कभी हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं होने दूंगी। ये बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन ने हड़प ली 4064 वर्ग किलोमीटर जमीन, सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस मामले को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता रहा है और इस बीच पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय क्षेत्र का कितना हिस्सा चीन की ओर से कब्जाया गया है, इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट उनकी याचिका पर साल अप्रैल में सुनवाई करेगा। पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि मेरी रिट याचिका पर इस साल अप्रैल के पहले हफ्ते में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज सुनवाई करेंगे। इस याचिका में केंद्रीय सूचना आयोग को चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र को हड़पने के बारे में सच्चाई का खुलासा करने के लिए बाध्य करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से कितनी जमीन पर कब्जा किया गया है, याचिका में इसे लेकर केंद्रीय सूचना आयोग को जानकारी देने के लिए बाध्य करने की मांग की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बिल्किस बानो के आरोपी हुए फरार। जी हाँ दोस्तों, बिल्किस बानो मामले में दोषियों को दोबारा जेल भेजने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले से जुड़े सभी 9 दोषी फैसले के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। वो अपने घरों पर नहीं हैं और अभी के सभी के घरों पर ताले लगे हुए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को पलटते हुए 2 सप्ताह के अंदर दोषियों को जेल भेजने का आदेश जारी किया था। बिल्किस बानो के मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बड़ा फैसला दिया था, जिसके बाद 11 में से 9 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फैसले से पहले स्पीकर शिंदे की मुलाकात, गलत विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले उद्धव ठाकरे का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में अदालत के फैसले से पहले उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक पर आपत्ति जताई गई है। इस मामले में 10 जनवरी को फैसला सुनाया जाना है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 9 जनवरी को स्पीकर राहुल नार्वेकर की मुख्यमंत्री शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात पर आपत्ति जताई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर में अभी मंजूरी नहीं, वेणुगोपाल बोले सरकार इसका राजनीतिकरण ना करे, यात्रा का मकसद नफरत
नफरत खत्म करना है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है। मणिपुर के जिस ग्राउंड से ये यात्रा शुरू होनी है, इसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। पार्टी नेताओं ने राज्य के मुख्य सचिव विनेश जोशी से सोमवार को मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि मामला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास है। मामले में कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते पहले ही प्रोग्राम की परमिशन के लिए आवेदन दे दिया गया था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसलिए सरकार को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यात्रा का मकसद अशांत मणिपुर के लोगों के घाव को भरना और नफरत खत्म करके प्रेम का संदेश फैलाना है। वेणुगोपाल ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हम इस यात्रा की शुरुआत यहां का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक 6500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह ऐतिहासिक यात्रा युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए न्याय मांगती है। मणिपुर के लोग न्याय के हकदार हैं, क्योंकि देश के बाकी हिस्से मणिपुर की स्थिति देखकर दुखी हैं और मणिपुर के लोगों को न्याय की जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर सभी का है, भाजपा के पास इसका पट्टा नहीं है, बोले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। या दोस्तों, राम मंदिर की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी इस समारोह को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। तो इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया और बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर सभी का है, बीजेपी के पास इनका पट्टा नहीं है, श्रेय लेने की होड़ है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बीजेपी की सरकार है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर देश का है, राम मंदिर का पट्टा भाजपा के पास नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बनाया जा रहा है। अभी बीजेपी की सरकार है, इसलिए निर्माण की जिम्मेदारी उनकी है। मीडिया के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि वो भी जल्द ही अयोध्या स्थित राम मंदिर जाएंगे। खबर ये भी है कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 17 जनवरी को प्रस्तावित देव विग्रह के नगर भ्रमण कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट ने उसको रद्द कर दिया है। ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने सोमवार को बताया कि प्रतिमा को पूरे अयोध्या नगर में घुमाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इसके बजाय ट्रस्ट उसी दिन राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के अंदर प्रतिमा के भ्रमण की व्यवस्था करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अहंकारी भाजपा सरकार के खिलाफ न्याय की जीत, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि ये बिल्किस बानो के साथ अथक संघर्ष का अहंकारी भाजपा सरकार के खिलाफ न्याय की जीत का प्रतीक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या देश में फिर लगेगा लॉकडाउन? 6 लोगों की गई जान, कोरोना संक्रमण के 475 नए मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 475 नए मामले सामने आए हैं, जिससे उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3919 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह 8 बजे के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 6 संक्रमितों की मौत हुई है, जिसमें कर्नाटक के 3, छत्तीसगढ़ के 2 और असम का 1 रोगी शामिल है। पिछले साल 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक तक आ गई थी, लेकिन ठंड और वायरस के नए उपस्वरूप के कारण मामले में तेजी आई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि 5 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर 2023 को 841 नए मामले सामने आए, जो मई 2021 में दर्ज किए गए उच्चतम मामलों का 0.2% था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आजकल टीवी पर मोदी, योगी और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की अत्यधिक सक्रियता को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी चुनावी लाभ के लिए एक धार्मिक आयोजन को पूरा राजनीतिक बना रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के प्रचार में लगी हुई है और इस प्रचार में खर्च हो रहा सारा धन सरकार का है। सपा नेता ने कहा कि वोट के लिए भाजपा सुबह से लेकर शाम तक मंदिर के प्रचार में लगी हुई है और इन सब में सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। जिन पैसों से महंगाई रोकी जानी थी, लोगों को नौकरियां दी जानी चाहिए थी और उन पैसों का इस्तेमाल फिजूल के खर्चों में हो रहा है। इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि लाखों करोड़ रुपए जो अयोध्या में खर्च हो रहे हैं, उतने में कितने लोगों को नौकरी मिल जाती, शिक्षा मिल जाती। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने बीजेपी के साथ साथ लगे हाथ मीडिया को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि सुबह टीवी खोलो तो आजकल मोदी, योगी और मंदिर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान राम केवल बीजेपी के हैं, मगर राम सबके हैं। भगवान को गरीब, पिछड़े और दलित तो ज्यादा मानते हैं। 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं और मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोगों को न्योते भेजे जा रहे हैं। विभिन्न
विभिन्न क्षेत्रों के 4000 लोगों को निमंत्रण मिल चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा में किसी का घमंड नहीं टिका, बीजेपी जेजेपी का घमंड भी तोड़ेगी जनता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का खट्टर सरकार पर निशाना। जी दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश सरकार को घमंडी बताते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार चुनाव में जनता इनके घमंड को तोड़ेगी। हुड्डा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा कि बीजेपी सरकार ने हर वर्ग का अपमान किया है। किसान, खिलाड़ी, कर्मचारी, मनरेगा मजदूर, ग्रामीण चौकीदार, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, सरपंच पर लाठीचार्ज किया। हर वर्ग को लाठी की भाषा में जवाब दिया, लेकिन हरियाणा में किसी का घमंड नहीं टिका और बीजेपी जेजेपी का घमंड भी जनता इस बार तोड़ देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिर्फ नारों से विकसित नहीं होगा देश, अखिलेश यादव बोले महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिलाओं के प्रति अपराध होंगे मुद्दे। जी दोस्तों, भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विकसित भारत का झूठा सपना दिखाने वाली भाजपा को समझना चाहिए कि सिर्फ नारों से देश को विकसित नहीं बनाया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया में बैठकों का दौर, नीतीश के बाद लालू तेजस्वी से मिलने पहुंचे डी राजा, सीट शेयरिंग पर कह दी बड़ी बात। जी दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल तेज हो गई है। पटना में भी बैठकों का दौर चल रहा है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश के बाद लालू तेजस्वी से चर्चा करने राबड़ी आवास पहुंचे डी राजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, सीट बंटवारे का पेच जल्द सुलझा लेंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद, ताकि सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।